गुड मॉर्निंग क्लास 10। लास्ट चैप्टर हमारा हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम हमारा लेसन 4 कंप्लीट कर रहे हैं, द टेल ऑफ द बिश्नोईज। हम देख लेते हैं थोड़ा। पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट है क्या? टेल मतलब स्टोरी, कोई कहानी। तो द टेल ऑफ द बिश्नोई। बिश्नोई समाज कैसे क्रिएट हुआ, बिश्नोई समाज कैसे बना, वो क्या है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे राजस्थान में, ये उससे रिलेटेड एक कहानी जैसा है, एक टेल है। मतलब कि जो राजा महाराजा की कथा होती है, कहानी होती है, इस टाइप की एक स्टोरी है। About the text देख लेते हैं। This tale is about the Bishnoi community that brought a drastic change in the ecology of Marwar in Rajasthan. मारवाड़ राजस्थान में, मारवाड़ कौन सा एरिया आता है? जैसलमेर जोधपुर साइड का है ना। मारवाड़ में उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज किया था बिश्नोई समाज ने, उनकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आया था, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। This area has been very dry for centuries, where trees and animals were not in a sufficient number. ये एरिया, क्योंकि आप जानते हैं जैसलमेर पूरा क्या है, पूरा डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर कोई एनिमल्स और लोगों की कोई ऐसी खास कह सकते नंबर्स ऑफ पीपल और एनिमल्स नहीं रहते थे। ऐसे में उनका वहाँ पर जो एनिमल्स का जो बिश्नोई समाज का जो कंट्रीब्यूशन था वो ऐसा था कि उन्होंने पूरा वहाँ पर एक नया एरिया बसा दिया। The Bishnoi sacrificed their leaves to guard the khejuri tree and did a big plantation in the area. बिश्नोई समाज जहाँ पर था वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में खेजड़ी जो ट्री से उनका प्लांटेशन भी किया और उस पूरे एरिया को जो था वहाँ पर बचा के रखा था। They contribute a great deal to protect birds and animals, और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बर्ड्स और एनिमल्स को बचाकर रखने के लिए। अब यहाँ पर ये हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी आएंगे जो आपने पहले नहीं सुन रखे होंगे, तो अपने साथ पेंसिल लेकर बैठे ताकि जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये वर्ड मेंशन होने चाहिए वहाँ पर मैं आपको लिखवा दूंगी। टुडे मारवाड़ इज अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। अगर हम मारवाड़ के आज की तारीख में हम मारवाड़ को देखते हैं तो क्या देखते हैं? मोस्ट ऑफ डेजर्ट एरिया जहाँ पर ट्रीज बहुत कम है या फिर उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है या इससे रिलेटेड कुछ। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी शर्ब्स, अ फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास एंड एन ओकेशनल स्टंटेड बेर ऑफ बबूल ट्री। कुछ चीजें वहाँ पर मिलती हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के पेड़ वहाँ पर मिलते हैं और वो क्या है? कुछ थॉर्नी शर्ब्स, कुछ कंटीली झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, a few tufts of short rough grasses, कुछ कटी फटी सी रफ और छोटी छोटी सी घास, occasional stunted bear और bubble tree, और कम पानी में उगने वाले बेर और बबूल के पेड़ मिलते हैं। But incredibly you can even in this desert come across the old village with groves of well-known khejuri trees. लेकिन एक बहुत ताज्जुब की बात है कि इस पूरे एरिया में मतलब कि इस पूरे मारवाड़ क्षेत्र में जहाँ जिसको हम डेजर्ट एरिया कहते हैं, इस डेजर्ट एरिया में एक ऐसी जगह भी है, एक ऐसा ऑड विलेज भी है जहाँ पर हरियाली ही हरियाली है, जहाँ पर खेजड़ी के पेड़ ही पेड़ है। This cousin of Babul is the culprit, the tree that fulfill all wishes. अब इसको बबूल का कजिन कहा जाता है, यानी कि बबूल की तरह ही बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, कल्प्रिट माना जाता है उसको वहाँ पर, जो बहुत सारी हमारी विशेस को फुलफिल करता है। A full grown camel can enjoy a midday siesta in its shade. Its foliage nourish goats, sheep, cattle and camel. Its pods can be made into a delicious curry and its strong guard the farmer's feet against marauding animals. अब एक बहुत फुल डेवलप कह सकते हैं मैच्योर कैमल जो होता है वो उसकी छांव में खड़ा रहकर, कैमल कितना ऊंचा होता है,
वो उसकी छांव में खड़ा रहकर अपनी पूरी दोपहर के, यहाँ पे सिएस्टा होता है दोपहर का आराम करना। तो ये मैंने पहले भी बोला था कि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपने कभी पहले सुने नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन करके लिख देंगे कि सिएस्टा क्या है, ये है दोपहर का आराम करना। तो अगर एक डेवलप्ड फुल मैच्योर कैमल है वो भी उसकी छांव में आराम से खड़ा रह सकता है। और उसकी जो पत्तियां हैं वो सभी को, कैमल हो, गॉड हो या और भी शिप हो, इन सब के लिए पौष्टिक, बहुत काफी खाने में पौष्टिक होती है। इट्स पॉड कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी। उसकी जो फलियां लगती है, पॉड्स यहाँ पर होता है फलियां, उसके ऊपर उस खेजड़ी के पेड़ के ऊपर कुछ फलियां लगती हैं, उस फली को यहाँ पर डिलीशियस सब्जी के, करी यानी कि सब्जी के रूप में खाया जाता है। एंड इट्स फॉर्म गार्ड द फार्मर फील्ड्स अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स। ऐसे मैरोडिंग होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो खेतों को तबाह कर देते हैं, खेतों को उजाड़ देते हैं। तो ऐसे एनिमल्स से बचाव करने के लिए उसके कांटे, खेजड़ी के जो कांटे होते हैं, उसके कांटों को काटकर बाउंड्री बना दी जाती है जो एनिमल्स को आने से रोकती है। अब यानी कि खेजड़ी का जो ट्री है सबके लिए क्या हुआ, उसकी छाया बहुत घनी होती है, बहुत बड़ा होता है, उसको पानी कम चाहिए होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी उसकी पत्तियां खाते हैं, उसके ऊपर जो फलियां लगती है वो इंसान के खाने के काम आती है, और उसके जो कांटेदार टहनियां होती है वो भी खेतों की बाउंड्री बनाकर उसकी कह सकते हैं कि एक रक्षा के लिए काम आती है। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. अब पहले ऐसा नहीं था, एक टाइम ऐसा था जहाँ पर वहाँ पर अच्छे खासी जनजाति रहती थी या लोग रहते थे। Even though the climate was the same as it is today, लेकिन क्लाइमेट तो ऐसा ही हुआ करता था। The land was covered by 1,000 upon 1,000 of khejri trees, and there was plenty of bear, केर and सांगरी। अब भले क्लाइमेट इतना वहाँ पे गर्म था, लेकिन जितना डेजर्ट एरिया आज फैल गया उतना डेजर्ट एरिया पहले के टाइम पे फैला हुआ नहीं था, यानी कि खेजड़ी के ट्री काफी सारे वहाँ पर थे। और एक और चीज जो आपने भी सुनी होगी, बेर, केर और सांगरी जिसकी सब्जी भी घरों में बनती है, ये भी वहीं पर उगती है। These plains were home to thousands and antelopes, blackbuck, chingara and nilgai, and on its boundary live the tribal bees। अब यहाँ पर जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर जानवर भी तो होंगे, तो यहाँ पर उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता था। तो उस टाइम डेजर्ट एरिया में ब्लैकबक, काला हिरन, चिंकारा और नीलगाय जैसे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ पर मिल जाया करते थे। और उस टाइम वहाँ जो जनजाति मिलती थी वो थी ट्राइबल भील एरिया, यानी कि वहाँ भील का एरिया उसको माना जाता था। तो हम ये 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। 3rd पैराग्राफ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और कुछ वर्ड्स अगर आपको इसके अलावा भी लगते हैं कि हार्ड वर्ड्स है, तो आप डिक्शनरी में देखकर उसी जगह पर पेंसिल से मेंशन कर लें। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने प्रथम पद के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिसमें प्रथम पद में दिया गया था कि कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन किया था, और जो थे वो भ्रमर गीत, पहले प्रथम मिलन की बात है, और दूसरा जो भ्रमर गीत के नाम से है ना, भ्रमर गीत, उसमें है जो भ्रमर गीत के नाम से है, उसमें बाकी के तीनों पद, जो 3 पद हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए पद हैं। उसमें देखें हम पद की ओर बढ़ते हैं। पद है मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरे लियो तनक चितवनी में, चपल नेम की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के चोर, गए छड़ाए थोड़ी सब बंधन,
दे गए हंसनी अकोर, चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक ओर, सूरदास प्रभु सर्वस रुजु नागर नवल किशोर। इस पद में कवि सूरदास ने इस पद में कृष्ण जब गोपियों को छोड़ करके ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाने के बाद कृष्ण पुनः ना तो कोई संदेश पत्र भेजते हैं गोपियों के लिए, जिसके कारण और उन्होंने संदेश पत्र न भेज करके उद्धव नाम के एक दूत को है ना भेजा है, और उस दूत जो है वह निर्गुण भक्ति के पथ पर चलने वाला है और वह ज्ञान के द्वारा गोपियों को योग के द्वारा ज्ञान योग के द्वारा गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति करवाना चाहता है। लेकिन गोपियां कृष्ण की सगुण भक्त हैं, कृष्ण की रूप छवि को अपने हृदय में बैठा लिया है और उस रूप छवि को वह कृष्ण की अंतिम सांस तक वह कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं और उद्धव जी भी कृष्णमय हो जाते हैं। इतना सब वर्णन हमें मिलता है। तो मधुकर जब कृष्ण मथुरा चले गए, उद्धव नाम के दूत को भेजा, इसलिए यहाँ मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर। श्याम हमारे जो गोपियां कहती हैं, हे मधुकर, हे भ्रमर, श्याम कृष्ण हमारे जोड़ हैं, मन हरि लियो तनिक चितवनी में। कृष्ण ने हमारी ओर तनिक चितवन भरी दृष्टि से देखा और उन्होंने हमारे मन को हर लिया है। तनिक मीन्स थोड़ी सी, थोड़ी सी दृष्टि से हमारी ओर देखा, चपल नयन की ओर, और अपने चपल में चंचल नयन नेत्र की कोर तक कटाक्ष नेत्रों से हमारी ओर देखा और हम कृष्ण के प्रेम रस की धारा में डूब गए। पकड़े उनके हृदय को अंदर, हमने भी कृष्ण के जो प्रेम पास में, कृष्ण के प्रेम पास में हम बंध गई थी और उसी प्रकार कृष्ण को भी हमने अपने हृदय में धारण कर लिया, उनकी रूप छवि को धारण कर लिया। प्रेम प्रीति की जो प्रेम के बल पर, वात्सल्य के बल पर, प्रेम और स्नेह के बल पर हमने जोरमिस बल से, है ना, जोरमिस बल से हमने कृष्ण की रूप छवि को भी हमने बल से अपने हृदय में धारण कर लिया और पकड़ लिया, गए छड़ाए। लेकिन कृष्ण हमारे से भी ज्यादा चतुर निकले। कृष्ण जो है हमारे से भी ज्यादा चतुर निकले। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, हमारे जो बंधन थे, प्रेम के जो बंधन थे, कृष्ण और हमारे मध्य में जो प्रेम रूपी जो बंधन था, वो कृष्ण हमसे तोड़ करके चले गए हैं। दे गए हंसनी अपूर्व, और जाते वक्त उन्होंने हमें भेंट स्वरूप, अंगूर अर्थात भेंट के रूप में, उपहार के रूप में हमें क्या देके गए हैं? अपनी हंसी को, अपनी हंसनी अर्थात मुस्कान को देके चले गए हैं। चौकी परी, और कृष्ण के मुंह पास में हम ऐसी बन गई कि रात्रि बीत गई और कृष्ण चले गए, रात्रि बीत गई। चौकी परी जागत किसी बीती, रात्रि बीतने के बाद प्रातः काल हुआ और हमने देखा कि दूत मिलो एक गोर, एक भ्रमर के रूप में हमें दूत मिला है, जो हमें निर्गुण बातें करता है, ज्ञान मार्ग की बात करता है, ज्ञान योग की बात करने वाला है। और जो पहले तो कृष्ण गए थे, वो तो वेदना थी ही, कष्ट था ही, लेकिन अब क्या हो गया है कि जाने के बाद उन्होंने इस उद्धव नाम के जो दूत को भेजा है, निर्गुण दूत को भेजा है, जो ज्ञान की बात करता है, योग की बात करता है, जिससे कृष्ण को प्राप्त करने की बात करता है, जो हमारी समझ से परे है। हम नहीं समझ पा रही है कि उद्धव जी क्या कह रहे हैं। हमें तो बस कृष्ण की रूप छवि पर ही हम मोहित हैं, कृष्ण की रूप छवि को हृदय में हमने संजोए रखा है और उद्धव जी वो बात करते हैं वह हमारी समझ से परे हैं। दूत मिलो और भ्रमर के रूप में, भोर में प्रातः के समय एक दूत मिला है जो
सूरदास प्रभु सर्वस्व, सूरदास के कथनानुसार गोपियां कहती है कि कृष्ण ने हमारा सर्व सुख लूट लिया है, सब लूट लिया है, और नागर नवल किशोर जो चतुर कृष्ण हैं उन्होंने हमारे सर्व सुखों को लूट लिया है, और यहाँ से वह मथुरा चले गए हैं। मथुरा जाने के बाद ना तो उन्होंने कोई संदेश पत्र भेजा है, ना उनके ओर से कोई समाचार आया है। उद्धव नाम के जो पर दूत को भी भेजा है, और उद्धव भी निर्गुण भक्त की बातें करता है, निर्गुण भक्त की बातें करता है। इस प्रकार उद्धव जी कहते हैं कि ये जो मेरे ज्ञान की बातें हैं उससे ही कृष्ण की प्राप्ति करो, लेकिन गोपियां चाहती हैं कि वह कृष्ण को, उन्होंने रूप छवि को अपने हृदय में जो बसाए रखा है उस रूप छवि के बल पर ही कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। इस प्रकार सूरदास प्रभु सर्वस्व जो सूरदास के कथनानुसार गोपियां करती हैं कि कृष्ण ने, उस चतुर कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक पावर समाप्त होता है। आगे की जो तीसरा पद और चतुर्थ पद है वह अध्ययन करेंगे, और इनके बाद ही इनके अलंकारों के बारे में कौन कौन से, प्रथम में आरोप अलंकार और उपमा अलंकार की बात की थी, अनुप्रास और आरोप अलंकार, और यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस प्रकार कृष्ण पर आरोप लगाया है पहले में कि कृष्ण, राधा कहती है कि यहाँ पर उन्होंने चोरी का आरोप लगाया है, और अनुप्रास अलंकार भी वर्ण की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हुआ है। इस प्रकार यहाँ दो हमारे पद समाप्त होते। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम पाठ 4 को पढ़ रहे थे। जम्बृस्वस्य दंतास्ते गणेशे, कि हे सिंह मुँह खोलो मैं तुम्हारे दांत को गिनता हूँ। आप जानते हो यह नाट्यांश है, नाटकांश है, ये जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, जिसके अंदर राजा दुष्यंत ने किस तरह से अपने बेटे सर्वदमन को महर्षि मारीच के आश्रम में देखा, और उसको देखते ही वो असाधारण बालक, उसकी बलशालिता को, उसके पराक्रम को देखते हुए राजा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कोई न कोई ये ऋषि कुमार नहीं हो सकता, ये कोई न कोई राजवंशी यानी राजा का पुत्र हो सकता है। इस तरह से उनके मन में वो सिंह के साथ खेलते हुए बालक को जब उन्होंने देखा तो उनके मन में न जाने बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। फिर किस तरह से वो एक सिंह शावक यानी शेर के बच्चे के साथ जब वो खेल रहा था तो राजा ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा बालक किस तरह से सिंह के साथ खेल रहा है। उसके साथ क्रीड़ा करते हुए उसके सिंह के शिशु के बाल भी बिखर गए थे, और किस तरह से उस सिंह शिशु को खींच रहा था। इस तरह से राजा के मन में बहुत से प्रश्न आए, बहुत से सवाल आए कि ये किस तरह से बालक है, किसी न किसी राजपुत्र यानी किसी न किसी राजा का पुत्र हो सकता है। और जो दो तपस्वियाँ थी, जो दो तपस्वियों के द्वारा उस बालक को उस मंच पे ला रहे थे, और राजा पर्दे के पीछे से सारी चीज़ें सुन रहे थे कि वो बालक किस तरह से बाल मृगेंद्र को खेल रहा था। तो उन तपस्वियों ने कहा कि इस तरह से इस सिंह शिशु के साथ मत खेलो, इसकी माँ आएगी। इसकी माँ कौन? केसरणी। केसर का मतलब सिंह, केसरणी का मतलब सिंहनी। सिंहनी आएगी और तुम्हें मार डालेगी, इसलिए तुम इसके बच्चे को छोड़ दो। यहाँ तक मैंने पढ़ा था। अब आगे फिर वो एक जो तपस्वी थी उसने कहा, हे बालक, हे शिशु, तुमको हम खिलौना देते हैं, उस खिलौने से तुम खेलो। तो फिर उसने कहा, कुत्र कहाँ है? दो। तुम ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे देखेंगे कि किस तरह से उसने कहा कि मुझे खिलौना दो। तो जो द्वितीय ने कहा, सुब्रतो, हाँ, उसने खिलौना मांगने के लिए उन्होंने हाथ पसारे कि मुझे खिलौना दो, इस सिंह शिशु के साथ नहीं खेलता हूँ, मुझे खिलौना दो तो मैं आराम से इस खिलौने के साथ खेलूंगा। यूँ करके फिर एक जो दूसरी तपस्वी थी यानी सेविका थी, उसने कहा कि सुब्रते, कोई वहाँ की और तपस्वी होगी यानी कोई और वहाँ की साध्वी होगी जो उसका नाम था सुब्रते। तो द्वितीय ने कहा, सुब्रते न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण, वाचा का मतलब था बोली, हे सुब्रते न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण वीरमयुतुम, यानी ये बोली मात्र से रुकने वाला नहीं, ये बहुत ही पराक्रमी बालक है, असाधारण बालक है, इसलिए यह बोली मात्र से, ये बोलने से यह बालक कोई मानने वाला नहीं है। फिर क्या कहा, गच्छ त्वं मदीये उटजे, उटज का मतलब होता है झोपड़ी। आपने पहले भी पढ़ा होगा ये शब्द कि उटजे, उटज का मतलब होता है झोपड़ी। क्या कहा उस द्वितीय ने
कि गच्छ त्वं मदीये उटजे मार्कंडेश ऋषि कुमारस्य वन चित्रितो मृत्तिका मयूर तिष्ठन्ति तस्योपहार। क्या कहा था उन्होंने कि हे सुव्रते जाओ, तुम जाओ और मेरी झोपड़ी में, मेरी झोपड़ी में एक महर्षि मार्कंडेय द्वारा एक चित्र बना हुआ एक मिट्टी का मोर, मृत्तिका मयूर, मृत्तिका मतलब मिट्टी, यानी एक मिट्टी का मोर जिसके ऊपर बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं, वो मोर लाके मुझे दो और यही उस बच्चे का क्या रहेगा, उपहार। क्या लिखा है, तमस्योपहार, यानी ये इस मोर को उस सर्वदमन को दे देंगे और आराम से उस मोर के साथ वो बच्चा खेलेगा। यूं करके उस द्वितीया ने प्रथमा को कहा, यानी पहली तपस्वी को कहा कि सुब्रते जाओ और मेरी झोपड़ी में जाओ और महर्षि मार्कंडेय के द्वारा एक रचा हुआ मिट्टी का मोर है, चित्र से ऊपर बढ़िया अच्छे चित्र बने हुए हैं, वो चित्रित मोर है, उस मोर को लाओ और इस सर्वदमन को दे दो। फिर प्रथमा ने क्या कहा, तथा इति निष्क्रांता, निष्क्रांता का मतलब निकल गई, यानी तथा यानी ठीक है ऐसा करके वो प्रथमा जो साध्वी थी, तपसी थी, वो बाहर निकल गई। फिर बालक ने क्या कहा, अनेनेव तावत क्रीड़यास्यामि, यानी तुम लाती हो तब तक तो मैं इस सिंह शावक के साथ ही खेलता हूँ। बड़ी उसको हंसी आ रही थी कि तुम कब लाओगी, जब तक मैं इस सिंह का जो बच्चा था उसके साथ में खेलता हूँ। क्या कहा, अनेनेव यानी इससे ही, एव का मतलब ही, अनेनेव तावत क्रीड़यिष्यामि, इससे ही मैं खेलता हूँ। इति तापसी विलोक्यम हस्ती, और तापसी को देख करके वो बालक हंसता है। फिर तापसी क्या कह रही है, भवतु न मामयम गणयति, यानी ये भवतु, हे भगवान ये मुझे गिन नहीं रहा, यानी मेरे को मेरी परवाह नहीं करा, यानी मुझे तो मान ही नहीं रहा है, मैं कुछ कह रही हूँ इसके भले के लिए मैं कुछ कह रही हूँ और मतलब उसको सीख दे रही हूँ, ऐसा ये मेरे को नहीं मान रहा है, यानी मेरे को नहीं के बराबर ये समझ रहा है, जो बातें मैं इसको कह रही इसके कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। न मामय गणति, यानी मेरी गिनती नहीं कर रहा है। पार्श्व अवलोकी, पार्श्व का मतलब था पास में देख करके, को अत्र ऋषि कुमाराम, ये ऋषि कुमार कौन है। जब राजा पर्दे के पीछे से सब सुन रहे थे, फिर पास में गए, क्या कहा, को अत्र ऋषि कुमाराम, ये कोई ऋषि कुमार हैं। ये कौन है ये ऋषि कुमार, राजान अवलोकी, राजा को देखकर, भद्रमुख एहि तावद मोचयानेन डिम्बलिलिया बांदीमानम बाल मृगिदम। क्या कहा उस तपस्वी ने, जो सेविका थी उसने कहा कि कौन है ऋषि कुमार, राजा को देख करके कहा, भद्रमुख एहि तावद, यानी यही एक ऋषि कुमार है जो सिंह शावक के साथ खेल रहा था। मोच यानी डिम्ब लिलिया, यानी डिम्ब लिलिया का मतलब बाल क्रीड़ा, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बाल क्रीड़ा में न जाने कैसे कैसे खिलौने के साथ खेलते हैं, कभी जीव जानवरों के साथ भी खेल लेते हैं, उनको पता नहीं पड़ता ये कीट है पतंगा है। तो क्या कहा, मोचयाने डिम्ब लिलिया बंदीमानम बाल मृगेंद्र, यानी तुम इस खेल में इस बाल मृगेंद्र यानी शेर के बच्चे से खेल रहे हो, तो तुम इसको मोचयाने यानी इसको छोड़ दो, नहीं तो इसकी शेरनी जो आएगी वो तुम्हें मार डालेगी, ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था। फिर राजा उपगम्य, उप का मतलब समीप, गम धातु यानी जाना, यानी राजा पास में जाकर, अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ऐसा अद्भुत बालक, असाधारण बालक, बड़ा शक्तिशाली बलशाली बालक उन्होंने कभी नहीं देखा। तो राजा उपगम्यम, ये राजा उस बच्चे के पास गए और क्या कहा, सस्मितम, हंसी सहित, सस्मितम का मतलब था हंसी सहित, क्या कहा, अयि भो महर्षि पुत्र, अरे महर्षि यानी ऋषि पुत्र, हे ऋषि पुत्र। तो तापसी ने क्या कहा, भद्रमुख न खलवयम ऋषि कुमार, हे भद्रमुख, हे राजन, ये कोई ऋषि कुमार नहीं लगता है, मुझे तो कोई ऋषि का बच्चा यानी मुनि का बच्चा हो ऐसा नहीं लगता है। न खलवयम ऋषि कुमार, ये कोई ऋषि कुमार नहीं, यानी ऋषि का पुत्र नहीं है। फिर राजा ने क्या कहा, आकारम सदृशम चेष्टितमेवास्य कथयति, यानी मैं इसके आकार को, यानी इसकी शक्ल सूरत, देखो राजा के बच्चे, ऋषि के बच्चों के चेहरे पे तेज होता है, यानी उनके हाव भाव, उनके तेज को देखकर ही सामने वाला अनुमान लगा देता है कि किस वंश का बच्चा है, राजवंश का है कि मुनियों के वंश का है, ये उसको देख करके पता लगा देते हैं। तो राजा को तो ज्ञात हो गया कि ऋषि कुमार हो नहीं सकता है, लेकिन ऋषि के आश्रम में है, महर्षि मारीच के आश्रम है, तो उन्होंने सोचा मारीच के आश्रम में है तो ऋषि का ही पुत्र हो सकता है। तो यूँ करके राजा ने क्या कहा, आकारम सदृशम चेष्टिमेवास्य कथयति, यानी मैं इसके आकार को, इसके रहन सहन को, इसकी चेष्टा यानी चेष्टा, इसकी चंचलता को देख करके ही मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्या कह रहे थे ऋषि कुमार, यानी इसके आकार को, इसकी शक्ल सूरत, इसके हाव भाव को देख करके ही मैं ऐसा कह रहा हूँ। कथयति,
स्थानम प्रत्युआति वयम में तर्किण, यानी स्थान को उपयुक्त मान कर ही ये मैं अपना तर्क का मतलब मैं ये सुझाव दे रहा हूँ। यानी जो स्थान है, कौन सा स्थान? मारीच का आश्रम, महर्षि मारीच का जो आश्रम था, उस आश्रम को देख करके ही मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि ये कोई न कोई ऋषि कुमार हो सकता है। मैं वे तन तर्किण का, तर्किण का मतलब था तर्क, यानी मैं ऐसा सुझाव दे रहा हूँ, ऐसा उस राजा ने कहा। इति यथा विरतीर्थ मुनो तिष्ठति, यानी ऐसा कहकर राजा वहाँ पर तिष्ठति यानी वहाँ पर रुक जाते हैं। फिर राजा ने क्या कहा? बालक मुपलालयन, यानी राजा को उस बच्चे के ऊपर मतलब लाड़ आ गए। लालयन का मतलब लाड़ प्यार, यानी राजा ने उस ऐसे अद्भुत बालक को, ऐसे असाधारण बालक को देखा तो राजा का उस बच्चे के प्रति एक वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा, यानी उसको लाड़ करने की इच्छा हो गई, उसको प्यार करने, उसको स्नेह करने की, उसको दुलारने की इच्छा हुई। फिर क्या कहा? न चैन मुनि कुमारो अयम, ये चैन मुनि यानी ये मुनि कुमार यानी ऋषि का पुत्र नहीं, ये कुमार मुनि कुमार नहीं, यानी ऋषि मुनि का पुत्र नहीं है। अथ कोशी व्यपदेश, अब व्यपदेश का मतलब होता है वंश, जो अपना खानदान होता है ना, वंश। तो राजा को बड़ी जिज्ञासा हुई। Good morning, students. Now again we resume with our class, and today we are going to study measures that are taken by Government of India for poverty eradication. So basically, before the decade of 1970, actually government did not anything concrete or कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, because they believed that with the economic development, जैसे जैसे development होता जाएगा, economic development होता जाएगा, poverty will automatically be eradicated, कि वो अपने आप ही हट जाएगी. But after that they didn't see any eradication, कोई उन्होंने eradication नहीं देखा. Before the decade of 1970, the government did not take any meaningful effort to eradicate poverty. The government believed that the effect of economic development will gradually reach the weaker sections of society, कि जैसे जो सोसाइटी के समाज के जो कमज़ोर सेक्शंस है वहाँ तक पहुँच जाएगी. एंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी विल बी ऑटोमेटिकली सॉल्व अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, के आर्थिक विकास के साथ साथ ऑटोमेटिकली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा. बट लेटर it was felt that the development rate of India is very low. So as a result, its benefit have also not reached the poor in desired amount. जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना हुआ नहीं. अगर जितना टारगेट था, अगर उतना डेवलपमेंट हो जाता तो मे बी पॉसिबली देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. After 1970, India adopted a new multi-dimensional policy for poverty eradication. अब गरीबी उन्मूलन के लिए उन्होंने एक नई पॉलिसी लेआउट की. Various schemes of providing labor jobs, जो श्रम आधारित काम थे वो दिए. And self-employment were initiated and efforts were made to eradicate poverty by providing employment, कि उनको रोजगार दे करके अब गरीबी को एक ही तरीके से हटा सकता था. Either government would give them money for their fulfillment of basic requirement or for their business or for their outcome of poverty. But once they are being provided employment, it's a permanent measure, हमेशा का कदम हो जाता है. In order to eradicate poverty, the government identified the families living below poverty line, ये full form है, देखिए BPL का, below poverty line, and adopted the policy of providing them necessary goods at subsidized प्राइजेज और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट. जो बीपीएल वाले होते हैं उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती है उनको बहुत कम कीमत पे दी जाती है, या कभी कभी कुछ फ्री भी दी जाती है, जस्ट लाइक हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा. पॉवर्टी डिक्लाइन ड्यू टू सच इफेक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, और ऐसा करने से फिर धीरे धीरे गरीबी खत्म होने लगी. बट स्टिल दिस डिक्लाइन इज इन पॉवर्टी इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. ये जो भी अभी भी गिरावट आई है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है. सो दिस वॉज द टॉपिक पॉवर्टी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन एन इंडिविजुअल इज क्वालिफाइड, जब कोई व्यक्ति इतना शिक्षित हो या इतना योग्य हो या उसमें क्षमता हो, एंड ही डिजायर्स टू वर्क, और उसकी इच्छा है काम करने की, बट इवन आफ्टर दिस ही रिमेन्स अनेबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद भी उसको रोजगार नहीं मिलता है, देन सच कंडीशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसी कंडीशन को बेरोजगारी कहते हैं. इन अदर वर्ड्स,
दूसरे शब्दों में इट कैन बी सेड दैट इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट एम्प्लॉयड इन एन प्रॉफिटेबल वे, अगर वो लाभदायक स्थिति में उसको रोजगार नहीं मिला हुआ है, इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, उत्पादन संबंधी गतिविधियों में वो नहीं जुड़ा हुआ है, ही इज एन अनएम्प्लॉयड, तो वो बेरोजगार है। समझ रहे हो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी कि आप काम कर रहे हो बट आपका कैलकुलेशन नहीं हो रहा, योर प्रोडक्शन योर एफर्ट्स आर नॉट बीइंग काउंटेड इन प्रोडक्शन, उत्पादन में आपके एफर्ट्स को काउंट नहीं किया जाता है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ द यूथ, भारत एक युवाओं का देश है, एंड यूथ पावर विल बिकम प्रॉफिटेबल ओनली व्हेन इट इज एम्प्लॉयड इन सुटेबल जॉब्स, और इस युवा को जब तभी लाभदायक होगा जब उनको उनके उपयुक्त कामों में लगाया जाए। इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स, हमारे शहरों और गाँव में देखते हैं सेवरल पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस, कई सारे कृषि संबंधी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, वाइल मैनी अदर्स आर एंगेज इन बिजनेस, और बहुत सारे अपने बिजनेस में। Along with this, many people are engaged in services such as education, healthcare, banking, insurance, और बहुत सारे सेवाओं में जुड़े हुए, शिक्षा विभाग में हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग में हो सकता है, या बैंकिंग में या इंश्योरेंस में। एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु इज़ एम्प्लॉयड नॉट ओनली गेट्स मनी फ्रॉम हिज जॉब, हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको पैसा मिल रहा है, बट ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हिज नेशन, अपने राष्ट्र के भी उत्पादन में योगदान देता है। Along with money, getting money, an individual also gains experience, उसको अनुभव भी मिलता है through his job, अपने काम से, due to which his working skill increases, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कोई काम ज़्यादा करते हैं वैसे कार्य क्षमता बढ़ जाती है। If an individual remains unemployed, अब यहाँ पर देखते हैं कि अब उस चीज़ को कल्पना करते हैं कि जो इंडिविजुअल है, he is capable, he is educated, he is trained, but he has no employment, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके पास काम नहीं है, तो क्या होगा? देन ही इनकर्स लॉस ऑफ मनी, उसको पैसों का नुकसान होता है, एंड वेल्थ, संपत्ति नहीं होती उसके पास, एंड ही फेसेस मेंटल डिप्रेशन, और उसको मानसिक अवसाद की परिस्थिति में आ जाता है, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं ना, उसमें आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट मेक्स एन इंडिविजुअल अनस्किल्ड, अब बेरोजगारी से वो अकुशल हो जाता है, एंड अनसोशल, और असामाजिक हो जाता है। देन ही ट्राइज टू अर्न मनी बाय फाउल मेथड्स, खराब बुरे तरीके से बुरे रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है। द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इनटू वेरियस प्रॉब्लम्स फॉर एन इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन, और ऐसे बेरोजगार फिर खुद के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए मुसीबत बन जाते हैं। In order to understand about employment, now if you want to understand what unemployment actually is, it is necessary to understand first about labor force. See, most of the productive or most of the manufacturing industries or whatever opportunities of India, employment are generated in India, they are mostly labor based. Okay, now working force and rate of employment. Now means what? First, labor force. Labor force refers to the part of population which provides labor for current economic activities associated with production of goods and services. जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं के अंदर जितने भी लोग लगे हुए हैं वो सब लेबर फोर्स है, they are available. Employed and unemployed people both are included in this. इसके अंदर दोनों ही हैं. Now what is workforce? Workforce is the part of labor power which is employed. Now actual working. First one is capability of working and second one is the actual people who are working are known as workforce. An individual is said to be employed if he is unable to find a job. Now, एक व्यक्ति तब बेरोजगार कहलाता है जब उसको काम नहीं मिलता है एज पर इज क्वालिफिकेशन, जैसी उसकी योग्यता है, इवन आफ्टर इज विलिंग टू वर्क, हालांकि उसकी काम करने की इच्छा है, ही वॉन्ट्स टू वर्क, और प्रिवेलेंट रेट ऑफ वेजेस, या फिर जो प्रचलित पैसे है उसमें भी वो काम करने को तैयार है, बट देन ऑल्सो ही इज नॉट एबल टू गेट मनी. Then unemployment rate refers to the proportion of number of unemployed individuals to the number of individuals included in labor force. तो अब क्या करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या कहते हैं, तो उसका अनुपात है कि कितने लोग लेबर फोर्स है और कितने वास्तविकता में लगे हुए हैं. ओके, नाउ मूव ऑन. Estimation of employment rate is done on 3 different approaches respectively. ये अनुमान कि कितने बेरोजगार है इसका अनुमान 3 तरीके से लगता है, which are usually status approach, current weekly status approach and current daily status approach. तो ये 3 स्तर की अलग अलग भागों में बटे हुए हैं.
We will study about this in higher classes. ये आगे पढ़ना है. It's not important right now. In order to perform estimates regarding unemployment in India, इसको underline करना है. National Sample Survey Organization (NSSO) full form and short form is NSSO. Conduct survey to obtain data. This agency works on the survey of unemployment in India. This organization has conducted its 68th survey. इसको 1 mark question है ये. To obtain data associated with unemployment in the year 2011 and 12. In this survey, it was found that on the basis of usual status approach, labor force remained at 395 and workforce remained 386 per thousand of population, and unemployment rate in 68th survey on the basis of usual status report of 2011-12 remained at 2.3%. Now these are the statistics of unemployment rate generated by National Sample Survey Organization. Then in our next class we are going to study about types of unemployment. This is very important with the perspective of examination, because all the 3 topics that are in this lesson, first one is poverty and then unemployment, all these topics are very important with the perspective of examination. In our next class we will study types of unemployment. Till then read this today's topic and try to understand what is being said. Okay, thank you. गुड मॉर्निंग. भाग 6. आज हम देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य. अब उद्देश्य क्या है? प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अनेक महत्वाकांक्षी उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें है भारत के नियोजन के प्रमुख उद्देश्य. ये याद करने हैं. प्रश्न बनता है भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य लिखिए. तो उद्देश्य में पहला आ जाएगा आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना. ये भारत के लक्ष्य के भारत का है, परंतु अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में भी अगर किसी भी देश का अगर आर्थिक उद्देश्य निकाला जाता है तो इसी से ही निकाला जाता है. दूसरा है गरीबी की समस्या का समाधान करना. जैसे ही सरकार अगर पंचवर्षीय योजना बनाती है तो उसमें उद्देश्य रखती है कि क्या करना है, तो वो ये उद्देश्य यही है, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है. जैसे भी वर्तमान में जो आर्थिक स्थिति है उससे ऊपर उठना है, गरीबी की समस्या का समाधान करना है, आय की असमानता को कम करना, गरीबी तथा आय की असमानता को समाप्त करके सामाजिक न्याय को स्थापना करना. फिर है उपलब्ध मानवीय पूंजी का कुशलतम उपयोग करना तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार करना. फिर है 5वां सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लेकिन मुख्यतः खाद्यान्न एवं औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना. खाद्यान्न और औद्योगिक में भारत को स्वयं को ही अपने आप को आत्मनिर्भरता बनाना, यानी कि किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना है. कच्चा माल भी है तो भारत में ही उपलब्ध हो जाए. परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना. 60वां पॉइंट है आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, क्योंकि आर्थिक स्थिरता के बिना आर्थिक विकास अर्थहीन हो जाता है. 9वां पॉइंट है ग्रामीण विकास, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि इत्यादि. 10वां है क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति. ये 10 पॉइंट रटने हैं कुल मिला के, तभी ये उद्देश्य याद हो गए. समझ ऐसा कुछ नहीं है इसमें. आर्थिक नियोजन के उद्देश्य है ये 10 पॉइंट याद करने. अब यहाँ पर एक सारणी दे रखी है. भारत की जो पंचवर्षीय योजना जो 1950 में गठित एक संस्था द्वारा की गई थी, भारतीय योजना आयोग के तहत 1950 में तहत पहली पंच योजना स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1951 से लगाकर 31 मार्च 1956. ये सारणी पूरी की पूरी कॉपी में उतारनी है और याद करनी है. ये योजनाएं भारत के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई है, मानव विकास के लिए बनाई गई है. पहली योजना से लगाकर अभी वर्तमान में चल रही है 13वीं पंचवर्षीय योजना. 12वीं तक दे रखा है यहाँ पे 2017, 13वीं अभी चल रही है जो 2017 से लगाकर 2022 तक चलेगी. दूसरी पंचवर्षीय योजना 61 से है, तीसरी भी 61 से 66 से. अब यहाँ पर देखना तीसरी और चौथी के बीच में
एक गैप आया है। 66 के बाद 69 में शुरू हुई, 3 साल का ये अवकाश काल कहलाता है। अगर पूछे प्रश्न आता है कि पंचवर्षीय योजना में अवकाश काल कौन सा कहलाता है, तो 66 से लगाकर 69 के बीच का काल अवकाश काल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूस ये पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है, जो सारणी बनाकर इसको याद कर लेना। इसके बारे में भी इसमें दे रखा है, जो हम इसमें पढ़ लेते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना, भारत पाकिस्तान युद्ध, लगातार सूखे मूल्य वृद्धि तथा संसाधनों के क्षय से तीसरी योजना के पश्चात योजना बनाने की प्रक्रिया में आई बाधा के कारण, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, 1966 से लगाकर 1969 के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि की योजनाओं को अवकाश कहा जाता है। तत्कालीन जनता सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समय से पहले 1978 में ही समाप्त करके पंचवर्षीय योजना में मतलब 5वीं जो योजना थी उसमें भी बीच में उसको तोड़ दिया था, परंतु फिर भी इसमें गिना जाता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये 5वीं योजना 1974 से लगाकर 1980 तक है, और फिर 1980 से लगाकर 1985 में ये कंटिन्यूस है। इसको जोड़ दिया गया था बीच में होने के बावजूद भी, इसको बाद में इसको जोड़ दिया गया था। 1978 से 1983 ईस्वी के लिए अनवरत योजना प्रस्तुत की गई। 1980 में कांग्रेस सरकार ने अनवरत योजना को समाप्त करके 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक के लिए छठी पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई थी, और 1978 से 89 वित्त वर्ष को 5वीं योजना के साथ जोड़ दिया गया था, परंतु अलग रही थी, इसको बाद में जोड़ दिया गया था, इसलिए उसको जोड़ा नहीं जाता। तो याद खाली यही रखना है कि 66 और 1966 से 1969 के बीच में 3 वार्षिक योजनाओं बनाई गई, मतलब साल भर की। उसको बीच में गैप इसलिए दिया गया पंचवर्षीय योजना की, जो 5 साल की योजना थी वो बराबर थी, फिर बीच में 3 साल का अवकाश इसलिए दिया गया, 1-1 साल की योजना बनाई थी। क्यों बनाई थी? कारण ये था कि उस समय 1966 में भारत, उससे पहले 65 में 1965 में 1962 में जब युद्ध हुए थे भारत और चीन के बीच में, भारत का युद्ध हुआ था, जो जिससे आर्थिक स्थिति भारत की बिगड़ गई थी, तो 1-1 वर्ष की योजना बनाकर उसको उभारा गया था। फिर राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 ईस्वी में 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं की जा सकी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार अधिक तीव्र समावेशी धारणीय विकास रखा गया। इस योजना में 8% विकास दर का संशोधित लक्ष्य रखा गया है, और साथ ही गरीबी निवारण, बेरोजगार की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आदि निगरानी योग्य लक्ष्य भी रखे गए हैं। ये तो हो गया योजना के। अब यहाँ पर है अनवरत योजना। ये बीच में अनवरत योजना कौन सी है, इसमें वैसे भी मार्क कर रखा है, फिर भी अंडरलाइन कर देना है। इसमें एक चालू योजना को निश्चित समय अंतराल के बाद अद्यतन और संपादित किया जाता है। इसमें चालू योजना के लक्ष्यों, अनुमान, संसाधन आवंटन और योजना की समय अवधि को परिवर्तित करने की लोचशीलता होती है, ये याद कर लेना। अब है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग जो बना हुआ था, जो पंचवर्षीय योजना जिस कारण से चलती थी, उस आयोग को विघटित करके एक नई संस्था का, नीति आयोग का राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग या बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए एक संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अंडरलाइन कर देना। नीति आयोग की स्थापना किसने की? नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने की थी 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में अंडरलाइन करेंगे इसमें, नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत सभी राज्य के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल नीति आयोग के सदस्य हैं। ये अंडरलाइन कर लेना। मुख्य प्रश्न बनते हैं कि नीति आयोग के सदस्य कौन कौन हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल नीति आयोग के सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी थे। ठीक है। अब नीति आयोग भारत सरकार के लिए रणनीतिक तथा दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान
करती है। यह भारत सरकार के लिए थिंक टैंक है। इसमें अपने सुधार एजेंडे के तहत भारत सरकार ने योजना आयोग को विस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की थी। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सभी राज्य राष्ट्र हित में एक साथ कार्य करें, इसके लिए नीति आयोग एक सर्वश्रेष्ठ मंच रखा गया। पहले योजना आयोग था जो केंद्र सरकार द्वारा ही योजनाएं बनाई जाती थी और योजना लागू की जाती थी। अब प्रधानमंत्री ने उसको तोड़कर एक नीति आयोग बनाया जिसमें सभी मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल को उसका सदस्य बनाया। तो सभी की राय ली जाती है, सभी की राय पर वो योजना तैयार की जाती है। प्रत्येक राज्य में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। अपने राजस्थान में अलग परिस्थिति है, महाराष्ट्र में अलग परिस्थिति है, जम्मू कश्मीर में अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो वहाँ अलग परिस्थिति है, पूर्वांचल में अलग परिस्थिति। सभी परिस्थितियों को जानकर योजनाएं बना